बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल लिटरेसी मोबिलाइज़र के वाले से ये नोटिफिकेशन कल का काफ़ी गर्दिश कर रहा है। आपने देख लिया होगा कि 90 सीटें जो मज़ीद आनी थी वो पीपीएससी ने उसका दोबारा एडवर्टीज़मेंट नहीं दिया, दोबारा लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया। अब ये सीटें 183 से बढ़ के 273 हो गई हैं। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि बहुत से लोग कोर्ट केस करने की तैयारी में थे। जब लिटरेसी मोबिलाइज़र का अप्लाई हो रहा था तो तब भी बहुत से लोग डबल माइंड हो गए थे कि बीएस वाले अप्लाई करें कि ना करें। तो बीएस वाले कुछ लोग अप्लाई करने से रह गए थे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तब भी वो कोर्ट में जाने का सोच रहे थे। तो तब हमने भी और भी काफ़ी लोग जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं इस तरह का एजुकेशन का, उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आप कोर्ट में ना जाएं। नेक्स्ट जो 90 सीटें दोबारा आएंगी आप उसमें अप्लाई कर लेंगे और यूँ गवर्नमेंट जो है ना आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका देगी, आप भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने चूंकि क्या किया, पीपीएससी ने उसका दोबारा एडवर्टीजमेंट देने की बजाय क्या किया, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उन्हीं को ही कह दिया कि आप ये जो ना 183 की बजाय 273 सीटों पे आप लड़ेंगे। तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोग जो अप्लाई नहीं कर सके थे अब वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम कोर्ट में चले जाते हैं। तो मुझे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जी अप्रोच किया था कि आपके पास भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक माशाल्लाह। तो अगर आप भी अपने स्टूडेंट्स को हमारे साथ शामिल कर लें तो हम जो है ना मंडे को जाके कोर्ट में केस कर देते हैं। और जो लिटरेसी मोबिलाइज़र की ये जो जो किया ना जी पीपीएससी ने ज्यादती की है हमारे साथ, उसके खिलाफ हम जो है ना कोर्ट में स्टे ले लेंगे। तो जी मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैंने भी जिन लोगों ने मुझे कॉल भी की थी मैंने सबको यही कहा है कि आप देखें जी ऑलरेडी जॉब्स तो आ नहीं रही। अगर ये खुदा खुदा करके कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने रोज़गार देने लगे हैं, कुछ लोगों का भला होने लगा है तो आप होने दें। आप अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें, कोर्ट केस ना करें। अगर जो देखें ना ये भी आपके बहन भाई हैं, अगर इनमें से किसी को जॉब मिल जाएगी तो ये आपके लिए समझ लें कि आपको दुआएं देंगे कि देखें अगर आप कोर्ट में केस करते हैं ना जी तो आपकी पाकिस्तान की अदालतों का आपको पता है कितनी जल्दी ये काम होते हैं। ये स्टेज आके हो जाना है और क्या होना है, ना आपको मिलनी है ना उनको मिलनी है, किसी को भी नहीं मिलनी है। और ये मामला लटक जाना, लंबा ही लटक जाना, तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। तो इसको बराह करम इसको चलने दें, इस मामले को चलने दें। जिन जिन लोगों का पेपर है अगर तो जी कोर्ट में केस हो गया तो फिर तो पेपर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कोर्ट में कोई केस ना हुआ, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सभी को यही कहा है, दो चार प्लेटफार्म वाले भी वो भी मेरे साथ आए थे कि आप भी हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि खर्चा भी आना ना कोर्ट में केस करने का। तो मैंने तो इनको यही कहा है, रिक्वेस्ट भी किया है, दस्त बरसा गुजारिश किया है कि आप प्लीज़ प्लीज़ जो है ना बच्चों से साथ ज्यादती ना करें। जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनको किस्मत आजमाने दें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। तो चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 41 हमने पढ़ना है। लेक्चर नंबर आपको पता है कि हमने जो लेक्चर है ना जो आज जो हमने अपना सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, ये भी हमने लिटरेसी मोबिलाइज़र खास तौर पे जो है ना लिटरेसी डिपार्टमेंट और एजुकेशन के डिपार्टमेंट जो हमारे हैं एजुकेटर्स और हेडमिस्टर्स और हेडमास्टर की जॉब्स के वाले से मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। तो एवरीडे साइंस आपको पता है कि हर पेपर का लाजमी जुज़ होता है, ये चाहे साइंस का पेपर हो या आर्ट्स का पेपर हो, एवरीडे साइंस सबको आनी होती है, ठीक है। तो एवरीडे साइंस के वाले से कल मैंने बायोलॉजी का कुछ लेक्चर आपके साथ शेयर किए थे। उसमें आपको मैंने पढ़ाया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका डाइजेशन सिस्टम, और साथ मैंने आपको पढ़ाया था जी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का निज़ाम। तो आज मैंने कोशिश किया कि फिजिक्स के वाले से जो ना लेक्चर मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर आपको फर्दन फर्दन सारे डिटेल के साथ पढ़ाने थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो एजुकेटर और हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि लिटरेसी वालों के पास टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं ना उनको मैं एक ही आज के लेक्चर में ना थोड़ा थोड़ा इसको टच करके ना मैं सारा इसको कवर अप कर दूँ। कल इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा केमिस्ट्री का थोड़ा सा लेक्चर देखना, कोशिश करूँगा मैं जो है ना फर्स्ट टाइम में दे दूँ, क्योंकि परसों तो फिर लिटरेसी जो है ना मोनीटर का पेपर भी आ जाना। लेकिन लिटरेसी मोबिलाइज़र वालों के पास अभी को 8-10 दिन है, तो वो तो इंशाल्लाह ताला इसको कवर कर लेंगे। तो आज ही जो फिजिक्स के वाले से जनरल गैस इक्वेशन और उसके बाद टेम्परेचर, वेक्टर क्वांटिटी, सर्कुलर क्वांटिटी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और जो ना जो आपकी जो जो ये थी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मोशन, लीनियर मोशन और रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, स्पिन मोशन, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, साउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। मैं ये सारी चीज़ें मैं ओवरऑल आपको जाके वाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ, ठीक है। और जब वाइट बोर्ड पे आप इन कुछ चीज़ों को समझ के ये लेक्चर सुनने के बाद फिर ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं ना, जैसा कि डेली हम शेयर करते हैं।
तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये अपने नोट शेयर कर दूंगा। तो वो आप लेक्चर समझ के सुनने के बाद जब ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आप हाँ जी अपने वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो वाइट बोर्ड पे आके सबसे पहले हमने पढ़नी है जी जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है जी पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये आपने याद कर लेनी, जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जनरल गैस इक्वेशन कहती क्या है? जनरल गैस इक्वेशन कहती है जी किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और जो उसके मिकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है, उनके दरमियान ताल्लुक क्या होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक गैस है या पानी समझ लें, आपके पास ये पानी है, ठीक है, या गैस कोई भी आप समझ लें जी, ठीक है। ये आपके पास एक बर्तन है, बर्तन के अंदर आपके पास पानी है या गैस है, कोई भी चीज़ है। आप अगर इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है, इसके ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, आप गुब्बारा ही समझ लें, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आप गुब्बारा समझ लें, ठीक है। आप गुब्बारे को आप यहाँ से इसको श्रिंक करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हवा आगे चली जाएगी, आगे चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास पानी है या कोई भी गैस आपने भरी हुई है, ऊपर आपने पिस्टन लगाया हुआ है, जब आप पिस्टन को ऊपर से दबाते हैं ना, इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, ये नीचे आ जाता है। ये गैस या जो भी चीज़ होती है अंदर सुकड़ना शुरू हो जाती है, सुकड़ के एक जगह पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। क्या मतलब है, जब आप प्रेशर डालते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम उसका कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ आ गई है। इसी तरह जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास किसी पैन में पानी है ना और नीचे उसको आग जला देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो पानी क्या होता है, बुलबुले से बन के ना उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरे पैन या जो भी बर्तन है उसके अंदर वो फैल जाता है। फिर अगर आप नीचे से आग को बंद नहीं करते फ्लेम को, तो वो क्या होता है, एक वक्त आता है कि उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि वो बर्तन से भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, उसका फैलाव जो है वो ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ आती है कि जब आप किसी भी चीज़ का प्रेशर ज़्यादा करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी साथ ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब आपने इन चीज़ों को याद कैसे करना है, वो आपको क्या पूछेगा, आपसे अब पूछेगा अगर किसी, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो आपको पता होगा। अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए ना, उसको उनका आपस में उलट का रिश्ता हो, एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी कम हो जाए, ठीक है। मीन्स के एक चीज़ किसी की तरफ आई और दूसरी आगे आगे भागे, ठीक है। वो अगर किसी को वो कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी की तरफ आता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जो दूसरा बंदा जो है ना वो आगे से जनाब नफरत का बीज बोता है, तो वो क्या होता है, आपस में उलट होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी की तरफ आता है, वो उसको जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वो जो है ना वो भी उसकी तरफ आता है, उसके दोनों में कशिश होती है, तो वो क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे की तरफ उलट नहीं होते बल्कि वो दोस्त होते हैं। तो कोई एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं जी ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपने याद करना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो बराबर की एक तरफ चीज़ें होती हैं ना, ये आपस में उलट होती हैं, ये आपस में उलट होती हैं। और जो बराबर के दूसरी दोनों तरफ होती है ना, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है, जो पी है ना, पी और टी आपका जो टेम्परेचर है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पी बढ़ेगा ना, पी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ जाएगा, पी कम होगा तो टी भी कम होगा। पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है जी। अगर पी बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है, समझ आ गई है। इसी तरह वॉल्यूम और टेम्परेचर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो बराबर के दोनों तरफ है ना, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो बराबर के एक ही तरफ इकट्ठे रह रहे हैं ना, इनका आपस में दुश्मनी है। ये आपको पता है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं और करीब वाले के साथ दुश्मनी होती है, ठीक है ना, उसके पास इख्तलाफ होता है, मुखालफत होती है। तो जो बराबर के दोनों एक तरफ है ना, वो आपस में जो है ना उनका इख्तलाफ है। जो दूसरी तरफ है ना बॉर्डर के पार, उनके साथ उनकी दोस्ती है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी और वी आपस में मुखालफत है और एन आर और टी की आपस में मुखालफत है। आर को तो आप छोड़ ही दें, इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ एन फॉर क्या जी, उसकी मिकदार जो है गैस की, टी से क्या मुराद है, टेम्परेचर है, और पी से मुराद है प्रेशर, वी से मुराद है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि जनाब प्रेशर और वॉल्यूम, अगर किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा या बराबर रहेगा। तो आपने क्या कहना है,
क्योंकि ये आपस में उलट है, अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो पूछ लेता है कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने क्या देख लेना है, ये प्रेशर और टेम्परेचर बराबर की दोनों तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक ही साइड पे नहीं है, मुखालिफ साइड पे आ रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बॉर्डर के पार चीज़ें जो है ना उनकी आपस में दोस्ती है, जो एक ही मुल्क में रहते हैं, जो एक ही घर में रहते हैं, उनकी आपस में इख्तलाफ है, वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे जो है ना वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गई है, यही सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। उम्मीद है कि आपको जब लेक्चर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या आगे इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज देन वॉल्यूम विल, क्या होगा जी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपने कैसे याद करना है, अगर वो कहता है जी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो आपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखें, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में दो मुख्तलिफ बॉर्डरों पे रह रहे हैं, दो मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, तो इस आपस में इनकी दोस्ती है, तो ये भी आपस में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। और एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में आमतौर पे, ब्रीथ प्रॉब्लम ऑन हिल्स इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आप पहाड़ों पे चले जाते हैं ना जी, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कम हो जाता है, इसलिए सांस में लेने में भी दुश्वारी होती है। ये जो ना आपका वॉल्यूम प्रेशर के हवाले से क्वेश्चन बनता है अक्सर पीपीएससी में। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आज हमने पढ़ना है साथ टेम्परेचर क्या होता है। अक्सर आज लोग भूल जाते हैं कि टेम्परेचर को लोग हीट के साथ जो ना इंटरलिंक करते हैं कि कोई भी चीज़ जितनी गर्म होती है उसका वो टेम्परेचर होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर किसी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को ज़ाहिर करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को ज़ाहिर करता है। और जो जीरो टेम्परेचर होता है ना जी, यहाँ पे जाकर बर्फ़ जमना शुरू होती है। ठीक है, समझ आ गई है। तो टेम्परेचर को जो है ना मापने के लिए तीन जो ना स्केल्स हैं, उसको सेंटीग्रेड स्केल है, केल्विन स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, और ये चीज़ें आपने याद करनी है। साथ साथ ये सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में लिखी हुई हैं, जैसे आप पढ़ेंगे नोट्सों में जाके तो आपको सारा कुछ समझ आती जाएगी। उसके बाद जो आपने याद करनी है चीज़, वो आपने करनी है जी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सिर्फ 7 यूनिट्स आपने याद करने होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है जी, लेंथ का जो यूनिट है ना वो मीटर है। ठीक है, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम आता है, टाइम का यूनिट है वो सेकंड है आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, किसी भी चीज़ की जो अमाउंट है उसको हम मोल से जाहिर करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जी एम्पेयर है। ठीक है, करंट का यूनिट क्या है जी, एम्पेयर है। इसके साथ आपके पास जो ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना, जो 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 रोशनी की मिकदार है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं जी, कंडेला। उसको हम क्या कहते हैं जी, कंडेला। उसका यूनिट क्या है जी, कंडेला। और इसके साथ आपका जो मास है ना, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, 7 यूनिट से अक्सर पूछ लेते हैं पेपर में जी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, ये कब हुआ थे, लागू कब हुए थे, जो 1875 में हुए थे। ठीक है, और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, ये पेरिस में हुई थी। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आता है जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्टेंस क्या, ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले हैं और यहाँ पे आप पहुँचे हैं, और आप इस तरह जो सड़कें आप करके ना, जो सड़कों के ऊपर से आप जैसे जैसे सड़क बनी थी उस सड़क के ऊपर से होते हुए आप किसी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे पहुँचे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो फासला ना, शॉर्टेस्ट सीधा जो है ना आपका शॉर्टकट जो है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट। और जिस रास्ते से आप आए उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। टोटल इसका डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ये है, लेकिन इसका शॉर्टकट जो है ना सीधा सीधा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़ जो है ना पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस फार्मूले के वाले से पूछ लिया जाता है पेपर में कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक्स और वाई के वाले से मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया हुआ है कि दो पॉइंट जब होते हैं, हर पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। ठीक है जी, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला भी याद कर लेना, मैंने नोट्सों में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने पढ़ना है जी आज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड क्या होती है, स्पीड ये होती है कि किसी भी काम को करने की जो उसकी, किसी बंदे की जो आप कोई भी काम करने की जो उसमें पावर होती है, जो वो उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, विल पावर जो है ना वो आपकी स्पीड है। फॉर एग्जांपल, या अगर आप उसको ये डिस्टेंस या ट्रैवलिंग में माने
तो कोई भी जो आप फासला तय करते हैं ना टाइम के लिहाज से, एक यूनिट टाइम के लिहाज से जो आप फासला तय करते हैं ना, जो आपका जो है ना डिस्टेंस और आपका जो टाइम की जो रेशियो है उसको हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस और टाइम की रेशियो जो है वो आपकी स्पीड है। मीन कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, आपका टी है। ठीक है, तो इसको एल और टी से आर करते हैं। इसकी डायमेंशन एल टी इनवर्स बनती है। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें तो लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो हम इसको मीटर ओवर सेकंड कहते हैं, या इसको मीटर पर सेकंड भी कह लेते हैं। नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका आप क्या होता है, -1 उसकी हम पावर लगा देते हैं, तो मीटर पर सेकंड भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसके वाले से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम कहते हैं जी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड का जो यूनिट होता है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसी तरह आपके आता है आपके पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या क्या होता है जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वेलोसिटी ओवर टाइम है ना, तो वेलोसिटी का चूंकि मीटर पर सेकंड है और टी जो है ना एक और सेकंड नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट के वाले से अक्सर पूछ लेता है, या वो पूछ लेता है जी जो एक्सेलरेशन का उलट है वो क्या है। एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। ये नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज हमने पढ़ना चाहिए एनर्जी। एनर्जी होती है जी कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। किसी भी चीज़ को काम करने की सलाहियत जो होती है वो आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, अब एनर्जी की 2-3 एग्जाम अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। एक होती है जी काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी की हरकत की वजह से जो एनर्जी किसी भी चीज़ में आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक दरवाज़ा है ना, आप दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको जो तोड़ने हैं जोर लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, वो नहीं खुल रहा, तो फिर आप क्या करते हैं, पीछे हट के ना, बंदा पीछे हट के क्या करते हैं, भाग के जाके उसको धक्का मारते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब वो भागने से उसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है। तो जो हरकत की वजह से आती है ना, या फॉर एग्जाम्पल एक ये बुलेट है, ये गोली है ना, ये गोली चाहे अब बंदा कोई मुंह में भी डाल लेना कुछ भी नहीं होता, हाथ में पकड़ ले कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब ये गोली शूट करके आती है ना किसी गन से, तो अपनी स्पीड की वजह से जब आती है, जब किसी को लगती है तो फिर उसको मर्डर कर देती है। ठीक है, तो फिर ये स्पीड की वजह से किसी चीज़ में जो शक्ति आती है ना, जो उसमें जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरह आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है कि आपकी पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से जो आपकी एनर्जी होती है ना किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक पत्थर पड़ा हुआ है ना, पत्थर के नीचे आप हाथ दे लें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब ये पत्थर 10 फुट के ऊपर से बुलंदी से नीचे आकर गिरेगा ना, इसके नीचे आप हाथ दे लें तो फिर आपका हाथ ये जख्मी कर देगा। या ये 100 फुट की बुलंदी से ऊपर से आएगा तो फिर ये ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अगर पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का आमतौर पर वो ना फार्मूला पूछ लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को के ई से जार करते हैं और इसका फार्मूला होता है mv²/r। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी mg/h। ठीक है, ये फार्मूला अक्सर पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, जिन्होंने साइंस से मैटर किया हुआ है ना, उनको तो बिल्कुल आसान चीज़ें नज़र आ रही होंगी, उनके लिए सिर्फ जो है ना बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम जी करते हैं जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जब किसी भी चीज़ के को शेप को आप चेंज कर देते हैं ना, तो उसकी जो शेप के अंदर आपने जो टेम्परेरी चेंज किया होता है ना, चेंज की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब, ये आपके पास स्प्रिंग है ना, ये पड़ा हुआ है, इसको आप खींच के लंबा कर देते हैं ना, इसकी आपने क्या कर दी, शेप चेंज कर दी। अब शेप चेंज करने की वजह से आपकी ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये आपने जिसके साथ एक एंड में बंधा हुआ है ना उसको अपनी तरफ खींचेगा, खींच के क्या करेगा, फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। उसको हम कहते हैं जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी चीज़ को जब आप शक्ल में चेंज करते हैं ना, तो वो अपनी ओरिजिनल की तरफ मुड़ने की कोशिश जो करता है ना, उसको हम उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 हरकत की 3 मसवातें आपने पढ़ लेनी है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने लिखी हुई है नोट्सों पे। उसके बाद जी आपके पास आते हैं जी मोशन। मोशन की 3-4 एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक होती है आपकी लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या, जब एक सीधी लाइन पे जो कोई चीज़ हरकत कर रही है तो उसको हम कहते हैं जी लीनियर मोशन। अगर कोई चीज़ जो है ना आप सर्कल में मूव कर रही है ना, सर्कल में मूव कर रही है, किसी भी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ऊपर ऐसे मूव कर रही है, उसको हम कहते हैं जी सर्कुलर मोशन। एक होती है स्पिन मोशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पिन मोशन क्या होती है, स्पिन मोशन होती है कि अपने ही गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है, जैसे पंखा चल रहा होता है ना, पंखा क्या करता है, पंखा क्या वो स्पिनिंग कर रहा होता है, वो खुद नहीं घूम रहा होता, अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रहा होता है। एक होता है दायरे में साइकिल चलाना, वो आपकी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक होता है अपने ही गिर्द घूमना, जैसे गेंद को घुमा दें, ठीक है, गेंद अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमते रहेगी, उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। ठीक है,
अक्सर पूछ रहा था पेपर में कि स्पिन मोशन कौन सी होती है, ये मैंने लिखा हुआ है नोट्सों में, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आती है जी वेव मोशन। वेव मोशन क्या होती है? वेव मोशन होती है मोशन ऑफ वेव, जैसे इसका नाम से जा रहा है, वेव होती है लहर, ठीक है, लहरों की मोशन। अब लहर क्या, लहरों के हवाले से, वेव्स के हवाले से अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये आपके पास वेव होती है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो ये अक्सर ये ना जो वेव की जो दरमियानी लाइन है ना, इससे जो ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं जी क्रेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं जी क्रेस्ट। और जो जो लाइन से नीचे होता है ना, जो लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का, लोएस्ट पॉइंट, उसको हम कहते हैं जी, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रफ कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। और एक और दो आपके जो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो आपके एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो फासला आता है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, उसको हम क्या कहते हैं जी, वेवलेंथ, ठीक है जी, समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको वेवलेंथ और वेव्स के वाले से भी ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। ये नोट्स में पढ़िएगा, साथ साथ मैंने बड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई चीज़ें, आप उनको आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है जी साउंड। साउंड के वाले से अक्सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साउंड क्या है, ठीक है, कि और जो साउंड जो है ना जी, और दूसरे पर अक्सर साउंड के वाले से पूछा जाता है कि साउंड जो है ना पानी में ज़्यादा सफ़र करती है, हवा में ज़्यादा सफ़र करती है, या लोहे में ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है। तो और साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी, तो साउंड की जो स्पीड हवा में है वो 343 मीटर पर सेकंड है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये मैंने लिखा हुआ नोट्स में, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि साउंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सफ़र करेगी, साउंड जनाब सबसे तेज़ सफ़र किस में करेगी, किस भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी ना, जिस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसमें वो ज़्यादा तेज़ सफ़र करेगी। जो हवा है ना, हवा में सबसे कम उसकी रफ्तार होती है, उससे ज़्यादा उसकी पानी में उससे ज़्यादा रफ्तार होती है। और लोहे में या जो आपका जो जो सॉलिड्स है ना, उसमें जो आवाज़ है ना, आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये आपने याद कर लेना है कि सबसे ज़्यादा जो ना आपकी जो आवाज़ है वो सॉलिड्स में सबसे तेज़ होती है, ठीक है। उसके बाद पानी में, और उसके उससे ज़्यादा फिर किस में होती है जी, वो होती है आपकी एयर में या गैसों में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसके वाले समझ आ गई होगी। और यही थे जी आज के दो चार टॉपिक्स थे, तो आप नोट्सों में पढ़िएगा इंशाल्लाह ताला। इनको मैं सभी टॉपिक्स को एक एक टॉपिक करके डिटेल से भी हम पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा रैपिड हमने कर रहे हैं ताकि लिटरेसी वालों का जो है ना, अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ यहाँ से इनका क्लियर हो जाए, और अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।